अच्छा। सो वन सेकेंड, गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये क्वेश्चन है वुड डिस्पैच। अभी स्टोरी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टोरी में कल आप लोगों ने, कल नहीं परसों प्रीवियस क्लास में मैंने एक चीज मेंशन किया था चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट कौन सा मेंशन था बताओ? व्हिच वन? कौन सा? 18? अच्छा। अभी देखो मैं कुछ मेंशन कर रही हूँ, प्रॉपरली सुनना। देखो आप लोग भूल जा रहे हो। कल जिनका भी मैंने कॉपी चेक किया, मैं बहुत डिसअपॉइंट भी हुई हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो एग्जैक्टली उसको इलेबरेट नहीं किए। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि मेरे पॉइंट्स को सुनो। मैं जो बोल भी रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जो लिख भी रही हूँ वो सिर्फ स्केलेटन है। मैं जो लिख के आपको भेज रही हूँ वो स्केलेटन है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे पॉइंट्स पता है। तो आपको भी वही चीज सीखना है कि इसके अंदर मैम ने क्या क्या बोला था, क्या एक्सप्लेन करना है, ये चीज याद रखना। अभी मैं बोल रही हूँ कि चार्टर एक्ट पहला क्या आया। चार्टर एक्ट 1813 आया। चार्टर एक्ट 1813 आया। अच्छा, एवरी चार्टर एक्ट कैसे आते हैं? आफ्टर 20 ईयर्स आते हैं। 20 ईयर्स के बाद। तो इसके साथ +20 कर लीजिए। +20 फटाफट। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1813, सेकंड चार्टर एक्ट कब आएगा बताओ? 1833। 1833, इसके साथ 20 ऐड करो अगेन। 53। अच्छा बोलो, अभी 53 में वो डिस्पैच आया है कि नहीं? बस। सो 1833 के बाद 1853 में हमारा आ गया वुड डिस्पैच। तो 1853 में वुड डिस्पैच जब आया, इसको बोला जाता है थर्ड चार्टर एक्ट। थर्ड चार्टर एक्ट, ये कितने नंबर वाला हुआ? थर्ड चार्टर एक्ट हो गया। थर्ड चार्टर एक्ट। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1813, सेकंड चार्टर एक्ट 1833, थर्ड चार्टर एक्ट 1853। बट उनका ड्राफ्ट पॉलिसी बन के रेडी होते होते 1854 हो गया। दैट मीन्स उन्होंने सबमिट किया 1854 में। सो 1854 में चार्टर एक्ट पहला क्या मेंशन किया था बताओ? चार्टर एक्ट पहला 1 लाख रुपी ना? हाँ। पर एनम हम एजुकेशन सिस्टम के लिए 1 लाख रुपी। अभी उसको 10 टाइम्स मोर कर दो। अभी उसको 10 टाइम्स मोर कर दो। 10 टाइम्स मोर, दैट मीन्स 10 लैक्स हो गया। 10 लैक्स हम लोग अभी खर्चा करने वाले हैं। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से सब कुछ चलने लगा, सोचो स्टोरी सुन रहे हो। आफ्टर 20 ईयर्स इशू देखने को मिला, क्योंकि एडम्स रिपोर्ट से पहले कौन आया था? एडम्स रिपोर्ट, एंड उसी के साथ आया मैकेले। उन्हीं के साथ कौन आया? मैकेले आया। सो मैकेले का कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छे से माना गया एंड वो कंटिन्यू चलते रहा। बट कुछ कंपनी वाले क्या किए, नहीं हमें अभी कैसे पैसे को खर्च करना है, दैट मीन्स 10 लाख रुपीज को कैसे खर्च करना है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। तो इसीलिए और एक चार्टर एक्ट आया, जो कि हम बोल सकते हैं माग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट, मतलब सबसे बड़ा सबसे बड़ा चार्टर एक्ट जो था वो वुड डिस्पैच था। वुड डिस्पैच था। वुड डिस्पैच 1853 में आया। 1853 में देखो ये पॉइंट देखो, मैं जो जो बोल रही हूँ वही है। चार्टर एक्ट 1813, देन चार्टर एक्ट 1833, जहां पे 10 लाख रुपी हो गया। बट ये 10 लाख रुपी कैसे खर्चा करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, बिल्डिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सब कुछ में प्रॉब्लम दिखाई दिया। उसके बाद वुड डिस्पैच आ गया। वुड डिस्पैच आ गया। तो वुड डिस्पैच के साथ बहुत सारे पर्सन थे जो कंसल्टेंट रहेंगे, जो कि उनको कंसल्ट करते रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी कमेटी हम बनाएं। फाइनेंस कमेटी बनाए, एजुकेशन कमेटी बनाए, करिकुलम कमेटी बनाए, बुक्स कमेटी बनाए, कौन सा कमेटी बनाए। तो वो सब मिलके पहले तो एक कमेटी बनाते हैं, जो ड्राफ्ट बनाएगा। आफ्टर दैट कैसे खर्च करना है वो रिकमेंडेशन में वुड डिस्पैच बोलेंगे। सो एम क्या है देखो, सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट्स हैं और आपको पता भी है क्या पॉइंट्स हैं। क्या है बताओ? वो डिस्पैच क्या बोलता है? मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंड टू रेज देयर इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड। क्या करना है? इंडियन लोगों का दिमागी विकास होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास होना, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड उनका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है। मतलब वो सोचते थे कि इंडियन जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिहीन है, मतलब वो सारे फुलिश पर्सन हैं। उनको कुछ भी कर दो वो एग्री हो जाते हैं, उनको टॉर्चर कर दो तो वो सब कुछ मान जाते हैं। जमींदारी एक्ट भी उसी टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो रहे थे सब कुछ। तो ये चीज के लिए उन्होंने बोला कि इसी पॉइंट का हम क्या लेंगे, फायदा लेंगे, एंड एजुकेशन सिस्टम में इनको हम एंटर कर देंगे हमारे, सो दैट वहां से उनका मेंटल डेवलपमेंट एंड उनका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। अच्छा, मेंटल डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ चुके हैं? हाँ, संज्ञानात्मक। इंटेलेक्चुअल को? बौद्धिक। बौद्धिक, बौद्धिक। ठीक है, बौद्धिक, ओके।
ये स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है. सेकंड पॉइंट, टू मेक द इंडियंस अवेयर ऑफ वेस्टर्न नॉलेज, साइंस एंड टू परम्यूट देयर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. तो अभी क्या है, हमारा जितना भी सामान रहेगा जो हम व्यवहार करते हैं, मटेरियल जो भी यूज करते हैं, वो भी हम कैसे यूज करेंगे, अभी ब्रिटिशर्स जैसा यूज करेंगे. एंड हम लोग वेस्टर्न नॉलेज से बहुत ज्यादा अवेयर रहेंगे. मतलब इंडियंस को अवेयर करवाना है वेस्टर्न नॉलेज से. दैट मीन्स सिमिलर टू दैट ऑफ मैकलेमिनेट. अगेन बोल रही हूँ, मैकलेमिनेट में जो जो पॉइंट्स थे ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. सिर्फ अरेंजमेंट करना सीखो, उसी का पॉइंट्स एक्सप्लेन करना हो जाएगा. मैकेले से वुड डिस्पैच बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड उसी पॉइंट्स को लेते हुए सिर्फ मॉडिफाई करके अपना ड्राफ्ट दिया था. कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है. अभी बोलो, मैकेले ने ये पॉइंट बोला था कि नहीं, फोर्थ वाला, टू प्रॉपर एबल वर्कर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हमें सर्वेंट चाहिए, वर्कर्स चाहिए. तो हमें, अगर मेरे ही जैसे, मैंने कुछ एक बिजनेस सेटअप किया, मैंने कपड़े का बिजनेस किया, तो मुझे कपड़े बेच सके या कपड़ा बना सके वैसे ही पर्सन चाहिए ना. तो उनको मुझे ट्रेन करना पड़ेगा. तो वैसे ही सोच लो, वो भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नीड क्या करते हैं ना, उन जैसे ही पर्सन को नीड करते हैं जो उनका बात सुने, उन जैसा ही हो या फिर इंग्लिश बोल सके, सो दैट वो अपनी बिजनेस को स्प्रेड कर सकेंगे. तो ये टू प्रॉपर एबल वर्कर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, टू डेवलप द चार्टर एंड मोरलिटी ऑफ इंडियंस. ठीक है, चार्टर एक्ट को बोला गया, ये चार्टर एक्ट है. तो ये कौन सा चार्टर एक्ट है, कितने नंबर वाला बताओ, थर्ड. थर्ड, ये थर्ड चार्टर एक्ट है. तो थर्ड चार्टर एक्ट को हमें आगे बढ़ाना है. प्लस इंसानों का जो मोरालिटी है, नैतिक नैतिक जो बौद्ध शक्ति है, उसको आगे बढ़ाना, मतलब इंडियंस का. अभी देखो, करिकुलम ऑफ एजुकेशन कैसा था, कौन से करिकुलम, मतलब कौन सा सब्जेक्ट को हम बेसिकली ध्यान देते थे. आपको मैं बता दूं, आपने अगर सुना होगा, वहां पे मैकेले में क्या क्या था बताओ, लिटरेचर, साइंस. ठीक है, लिटरेचर, साइंस, यूरोपियन लिटरेचर, साइंस, एंड वहां पे रिलीजियस एजुकेशन को वो भी मना कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी पॉइंट सेम है. प्लेस टू ओरिएंटल लैंग्वेज, थोड़ा सा अभी क्या मिला, सपोर्ट मिला हमारे लैंग्वेज को, जो वहां पे बिल्कुल नहीं मिला था. वहां पे सिर्फ 3 लैंग्वेज को सपोर्ट मिला था. दैट इज, उनके बुक्स को हम ट्रांसलेट करेंगे, इतना ही बोले थे मैकेले में. दैट इज संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक. संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक. बट यहाँ पे ओनली क्या मेंशन किया गया कि प्लेस टू ओरिएंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब हमारे इंडियन लिटरेचर को भी हम स्थान मिल गया, अभी स्थान मिल गया, प्लेस मिल गया. प्लस हमारा जो इंडियन लिटरेचर के साथ साथ इंडियन लैंग्वेज है, ओरिएंटल लैंग्वेज ऑलवेज याद रखना, ओरिएंटल मतलब इंडियन लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, इसको हमें बोलने को आज़ादी मिल गई. सेकंड पॉइंट में क्या मिला, स्पेशल प्लेस टू वेस्टर्न नॉलेज. ये तो पहले भी था, वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस को हम प्लेस देंगे. यूरोपियन लिटरेचर को सपोर्ट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, वो था ही. एंड लिमिटेड परमिशन फॉर द रिलीजियस एजुकेशन. बोलो मैकेले में ये पॉइंट था क्या, यही डिस्टिंग्विश पॉइंट है. नो, हाँ, कंप्लीटली बैंड था. यहाँ पे परमिशन मिला, लिमिटेड परमिशन मिला, थोड़ा सा परमिशन मिला कि हम रिलीजियस एजुकेशन कर सकते, उसको ले सकते हैं. अभी नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा बताओ. 2 लैंग्वेज इंप्लीमेंट हो चुके हैं, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं. ऑर्नामेंटल, वर्नाकुलर और नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज. तो नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी के लिए याद रखना, प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा देने के लिए ये 2 लैंग्वेज को हम व्यवहार कर सकते हैं. बट दूसरे पॉइंट में क्या मेंशन किया, इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन. तो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को यूज किया जाएगा, वहां पे और नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं होगा. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स को 2-3 लाइन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, जितना समझाया जा रहा है, कंपैरिजन करके. मैकेले के साथ ऑलवेज कंपैरिजन करना, वही तो होते हैं पॉइंट्स. और हिस्ट्री क्या है, कंपैरिजन करके ही बताया जाता है. तो आपको कंपेयर करना है एंड लिखना है कि ये पॉइंट मैकेले में नहीं थे, यहाँ पे बताया गया लिमिटेड परमिशन फॉर द रिलीजियस एजुकेशन. दैट मीन्स लिमिटेड टेम्पल्स में हम पढ़ाई कर सकते हैं, पाठशाला कुछ ओपन रहेंगे जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन चल सकती है, और धर्म के लिए जो भी हमारा पाठ होता था वो भी चल सकता है. मतलब कुछ संस्कृत कॉलेजेस चल सकते हैं और नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई हो सकता है. इतना समझा के लिख सकते हो. अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स, कौन से टाइप के स्कूल्स चाहिए, कौन से टाइप के स्कूल्स चाहिए, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. ये अभी भी है कि नहीं बताओ, अभी के टाइम पे भी है कि नहीं, सेम है.
सो आपको कोई टेंशन नहीं है, सेम है, आज के टाइम के साथ सेम है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल लिखना, ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। प्राइमरी स्कूल किसके लिए है बताओ, आप मेंशन कर सकते हो ना, प्राइमरी स्कूल फॉर 1 to 5, 1 to 5, मिडिल स्कूल 6 to 8, हाई स्कूल 9 to 10। ओके, मैं बता दूं उस पीरियड में 9 to 11 था, ठीक है, 9 to 11। ओके, 9 to 11 है, 12th भी नहीं था, 9 to 11 था। उसके बाद सुनो, हायर स्कूल हो गया ना, अभी कॉलेज, +2 एंड ग्रेजुएशन, +2 एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। अभी बोलोगे मैम ग्रेजुएशन होता था क्या, हाँ होता था, ग्रेजुएशन एडेड होता था वहाँ पे। एंड प्लस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जाते थे, रिसर्च वर्क और पीएचडी के लिए जाते थे बच्चे, ठीक है, जो भी बड़े थे वो जाते थे बच्चे। तो ये पूरा साइड में आप मेंशन करते चलिएगा, हो जाएगा। अभी देखो, एक्सटेंशन ऑफ मास एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मास एजुकेशन, मास एजुकेशन सबको, अच्छा, अभी अभी कंपैरिजन दिखाओ, इंक्लूसिव, गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव मीन्स वहां पर नॉन मतलब डिसेबल्ड वाले भी आ जाएंगे ना, डिसेबल्ड वाले भी आ जाएंगे। नॉर्मल नॉर्मल बच्चों को जाना है, उस टाइम पे कोई डिसेबल्ड बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है। आज का एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। उस पीरियड में गर्ल्स एजुकेशन भी बहुत रेयर था, आपने देखा था ना एडम्स में भी गर्ल्स एजुकेशन था क्या, गर्ल्स एजुकेशन था, गर्ल्स एजुकेशन, हाँ, गर्ल्स एजुकेशन अभी तक आया ही नहीं है, वो डिस्पैच तक गर्ल्स एजुकेशन नहीं है, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलता हमें तब तक कोई गर्ल्स एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी आप ऐसे वर्ड मत लिख देना, इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिखना है एजुकेशन फॉर हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ऐसे लिख सकते हो गया, याद रहेगा। ओके, अभी एक पॉइंट मैंने आपको बोला था मैकेले में, देखो मैकेले का पॉइंट मतलब यहाँ पे कंपेयर करोगे ही तभी पॉइंट्स मिलेंगे। मैकेले ने क्या बोला था बताओ, एक याद है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके, तो वहां पे हाँ, सिर्फ रिच पर्सन्स को पढ़ाना है, कुछ मिडिल मिडिल क्लास के पर्सन्स को पढ़ाना है, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उन बच्चों को हम नीचे ही रख देंगे। तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया। एजुकेशन विल बी मेड अवेलेबल फॉर नॉट ओनली फॉर हायर क्लास बट फॉर एवरीवन में मेंशन करना, माइंड में रखना, फॉर हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, एवरीवन मतलब ये होता है, वहां पे मेंशन नहीं है, डिसेबल्ड भी मेंशन नहीं है, ना ही गर्ल चाइल्ड। ओके, देन द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स विल बी इंक्रीज्ड, ये तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, एवरी ईयर नंबर विल बी इंक्रीज्ड। तो ये नंबर्स इंक्रीज होंगे, प्राइमरी एजुकेशन के साथ सेकेंडरी, मतलब ये सारे स्कूल्स का नंबर इंक्रीज होगा। अभी एक पॉइंट था जो कि मैकेले में नहीं था, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड था क्या, सुने थे, नहीं, तो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू द पुअर एंड मेरिटोरियस, मेरिटोरियस मतलब क्या हो गया, मेधावी, ठीक है, मेधावी छात्रों को दिया जाएगा, छात्रियों को नहीं, छात्रियां है ही नहीं, छात्रों को दिया जाएगा, और स्कॉलरशिप गरीबों को दिया जाएगा, हो गया। अभी देखो वुमेन एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एजुकेशन को इन्होंने स्टार्ट करवाया, बट तब तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, स्कूल्स नहीं जाते थे गर्ल्स। देखो कैसे है, यहाँ पे दिया गया एक पॉइंट कि मैकेले ने ट्राई किया कि हमारे अगर बिजनेस में जो भी हम स्प्रेड कर रहे हैं उसमें अगर हमारी वाइफ सारे हेल्प कर सकते हैं, क्यों ना ये हमारे लिए इंडिया के जो वुमेन्स हैं वो भी हेल्प करें, वो भी आ जाए वर्कर्स बन के। तो इन्होंने क्या किया, गर्ल्स स्कूल विल बी गिवन स्पेशल ग्रांट, विल बी बोला गया है, ठीक है, स्पेशल ग्रांट, उनके लिए स्पेशल अमाउंट कुछ सेंड करने का उन्होंने प्रॉमिस किया। अभी तक मेंशन नहीं हुआ कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, मेंशनड है क्या, 1854 में मेंशनड है, नहीं है, नो। तो ये लाइंस को समझना है, विल बी बोला गया है, मतलब कमिंग टाइम पे होगा, वो स्पेशल प्रोविजंस देंगे कि गर्ल्स एजुकेशन होना चाहिए, सो दैट हम लोग स्पेशल फंड्स भी उनके लिए देंगे जाके जिससे हम स्कूल्स बना सके एंड उनसे उनको पढ़ा सके। इंडिविजुअल हेल्प टू वुमेन एजुकेशन, देखो इंडिविजुअल हेल्प टू वुमेन एजुकेशन विल बी इनकरेज्ड, मतलब सारे लोगों को बोलो कि वुमेन एजुकेशन करवाना चाहिए। तो सोच लो स्टोरी,
बैकग्राउंड स्टोरी क्या हुआ ना, तब तक कोई भी गर्ल एजुकेशन नहीं हुआ है। नॉर्मल जो प्राइमरी स्कूल्स, ग्रेडेड स्कूल्स जितने भी थे, दैट मीन्स मिडिल, हायर, कॉलेज, जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे सिर्फ लड़कों के लिए चल रहे थे ऑलरेडी, जो पहले से थे, और डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहे थे। बट गर्ल्स के लिए कोई भी स्कूल्स अभी तक नहीं बना, उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजंस रेडी कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ग्रांटिंग एड्स देंगे। यस। हम्म। दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा। एवरी पर्सन, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सबको फंड्स देंगे कुछ ना कुछ। जैसे उस टाइम पे जो जो पर्सन रहेंगे, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, किनका नाम लिया गया था उस पीरियड में, जो भी, हाँ, रिच पर्सन, बस। क्योंकि ये मत सोचिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए हैं तो उनके पास बहुत फंड्स हैं, उनके पास वो फंड्स इकट्ठा करते थे। सो दे कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम रीच पर्सन्स, वो कलेक्ट करते थे। एंड आफ्टर दैट और क्या हुआ ना, उनको सेकंड पॉइंट में बोला गया कि घर घर जाके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मतलब गर्ल चाइल्ड्स को। वो स्कूल नहीं जा सकते, घर घर जाके कोई टीचर पढ़ा सकता है, ठीक है। या उच्च जाति के अगर कोई होंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स गर्ल को टच नहीं कर सकते तो वो किसी के फैमिली में एंटर नहीं कर सकते, ऐसा नियम था। वो जो नेगेटिव पॉइंट था अलग चीज है, एजुकेशन के मामले में बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे जो भी हाई सोसाइटी वाले थे वो ही जाते थे घर घर, एंड वहां पे पढ़ा के आते थे गर्ल चाइल्ड्स को, उनको स्कूल अलाउड नहीं था। अभी देखो ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, अभी तक देखो टीचर्स ट्रेनिंग कब से है, 18th सेंचुरी से टीचर ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग, सॉरी, टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन इंग्लैंड। सो सोचो अभी का जो बीएड चल रहा है कौन से पैटर्न में चल रहा है, इंग्लैंड के पैटर्न में ही चल रहा है, ठीक है। उस टाइम, हाँ उस टाइम से है, मतलब ब्रिटिश पीरियड से है। तो उनका जैसा है टीचर्स ट्रेनिंग, हमारे लिए भी सेम है, इंडिया में भी सेम रहेगा। स्कॉलरशिप फॉर द टीचर्स ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड विल बी ऑर्गेनाइज। जैसे अभी के लिए पीएचडी जो लोग करते हैं गवर्नमेंट वाले, तो उनको मिलता है कि नहीं स्कॉलरशिप, कुछ एक अमाउंट मिलता है ना। हाँ, तो वैसे ही इनके लिए भी प्रोवाइड किया जाता था उस पीरियड में, बिकॉज उस पीरियड में कोई भी टीचर्स इतने अवेलेबल नहीं होते थे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। सो जो इनके लिए टीचर्स ट्रेनिंग लेगा, ग्रेजुएशन करेगा या हायर सेकेंडरी तक पढ़ेगा, उसके बाद 2 साल का ट्रेनिंग लेगा, तो उनके लिए भी कुछ सैलरी और कुछ अमाउंट हम लोग देते थे एज ए स्कॉलरशिप। चलो, ग्रांट इन एड सिस्टम, फाइनेंशियल सपोर्ट टू एवरी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन। तो उसके थ्रू क्या होगा कि आगे बढ़े। ओके, और क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ द ओरिएंटल लिटरेचर बोला गया। तो ओरिएंटल लिटरेचर को बढ़ाना है, मतलब कौन सा एजुकेशन होगा, ओरिएंटल लिटरेचर मतलब तो आपका लैंग्वेज रिलेटेड हो गया, अपनी लैंग्वेज को। उसके साथ अगर मैं वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ। अभी मैंने कल का एक स्टोरी बताया था, इन लोगों को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में अगर समझाना है इंडियंस को, तो क्या समझाया जाएगा, ब्रिटिशर्स क्या समझाएंगे कि तुम्हारे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ गए तो, हाँ, गवर्नमेंट जॉब। उस टाइम का गवर्नमेंट है ब्रिटिशर्स, एंड उनके अंडर पे उनको जॉब मिलेगा। तो वही पॉइंट मेंशन किया गया है कि फर्स्ट तो वोकेशनल एजुकेशन को अरेंज किया जाएगा, एंड वो भी ओरिएंटल लिटरेचर कुछ यूज किया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए। प्लस एजुकेटेड पर्संस विल बी प्रोवाइडेड गवर्नमेंट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य में दक्ष कितने हैं, उसी के दक्षता के हिसाब से, मतलब निपुण कितने हैं उसके हिसाब से उनको दिया जाए, मतलब एक्सपीरियंस जैसे। एंड उसके बाद जितना क्वालिफिकेशन जिसका है उसके अकॉर्डिंग जॉब्स मिलेगा। एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, तो मुस्लिम्स के लिए ऑलवेज स्पेशल स्कूल्स रहता था। अच्छा बताओ अभी भी है कि नहीं स्पेशल स्कूल्स मुस्लिम्स के लिए, मदरसा है, उर्दू में पढ़ाई होता है, ऐसे स्कूल्स हैं, उर्दू लैंग्वेज को यूज किया जाता है पढ़ाई में। अब देखो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस पॉइंट को यहाँ पे ही समझाया गया, एजुकेटेड पर्संस विल बी प्रोवाइडेड गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड वर्क एफिशिएंसी। अभी आ जाते हैं मेरिट डिमेरिट्स में। ये सारे पॉइंट्स को दो दो मतलब तीन तीन लाइंस में अगर एक्सप्लेन करोगे पूरे पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी जो पॉइंट्स आप पढ़ के आए ना वही पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। एजुकेशन देना है, जब तक बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। मैकेले ने क्या किया, सिर्फ हायर सोसाइटी को पढ़ाया एंड कुछ मिडिल्स को पढ़ाया, बट इन्होंने क्या किया ना, ये एजुकेशन हायर मिडिल लोअर सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। सो दैट जितने टाइम तक बच्चे पढ़ रहे हैं किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि उनको एजुकेशन मिले। कॉन्फर्म्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जैसे अभी पॉलिसी है ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उस पीरियड में भी पॉलिसीज थे एजुकेशन सिस्टम के लिए।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, ऐसे जैसे डिपार्टमेंट्स अभी के हैं, कैब है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, जो बुक्स डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स ओपन करे। तो उस टाइम पे भी कुछ आपके क्या थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट थे। बिगिनिंग ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम, ग्रांट इन एड सिस्टम को स्टार्ट किया गया। फाउंडेशन ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि ग्रेडेड स्कूल्स ओपन होने लगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजिकल स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जैसे कि प्राइमरी, देन मिडिल, देन हायर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स में। एम्फेसिस दिया गया, स्टार्टिंग किया गया वुमेन एजुकेशन का, मुस्लिम एजुकेशन को सपोर्ट किया गया, वोकेशनल एजुकेशन को सपोर्ट किया गया, लोगों का मोरालिटी को चेंज किया गया, दैट मीन्स मोरल डेवलपमेंट को। फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज ओपन होने लगे। रिजेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड एम्फेसिस ऑन मास एजुकेशन, अभी बताया गया था। जो पॉइंट्स ऊपर पड़े वही सारे पॉइंट्स को सिंगल लाइन में लिखा गया, यही मेरिट्स है। डीमेरिट्स में क्या आता है बताओ? अभी तक एजुकेशन सिस्टम किसके कंट्रोल में है? ब्रिटिशर्स, कंपनी और ब्रिटिशर्स। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि इंडिया को हम सिर्फ यूज करें, इंडिया के लोगों को सिर्फ यूज करें हम, बाकी कोई हमें पावर नहीं मिल रहा है, हमें बस यूज किया जा रहा है। सो ये डिमेरिट्स है। मोर इंपॉर्टेंस टू वेस्टर्न नॉलेज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैकेले, एंड अभी तक ये क्या हो गया, वेस्टर्न नॉलेज को ही सपोर्ट किया। बाइबल कंपल्सरी इन गवर्नमेंट स्कूल्स, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ऑल फंड्स, सो बाइबल इज कंपल्सरी देयर, वहां पे कंपल्सरी कर दिया गया। ठीक है। ओनली इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा? इंग्लिश रहा। बिगनिंग ऑफ रेड टैपिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रेड टैपिज्म होता है, अच्छा मुझे बताओ, जो उस टाइम पे लाल किसको बोलते थे पता है? मतलब ब्रिटिशर्स कैसे थे? हाँ, फॉरेनर, हाँ, वो गोरे थे। एंड हमें हमें क्या बोला जाता था? ब्राउन, ब्राउन, हमें ब्राउन पर्सन्स बोले जाते थे। ओके, तो अभी क्या है, क्या मेंशन किया है? बिगनिंग ऑफ रेड टैपिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रेड टैपिज्म मतलब यहाँ पे हो गया एक समझौता चल रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमें पढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, मतलब ये दोनों मिक्स होके एक क्या बना, एक साझेदारी बना कि हम टॉप में कौन रह रहा है, ब्रिटिश आएंगे, हम नीचे रहेंगे और उनके थ्रू ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक मोमेंट चला रेड टैपिज्म का, जो कि फील्ड ऑफ एजुकेशन आया रिवोल्यूशन लाने के लिए एजुकेशन सिस्टम। बट ये एजुकेशन सिस्टम में जो भी रिवोल्यूशन था, ओनली फॉर देयर यूज, उनके यूज के लिए था। अभी देखो कंडीशन और क्या हो रहा है, बहुत ही हार्श हो रहा है, बहुत ही खराब होते जा रहा है। अभी हम लोग जितना सोच रहे थे कि कंडीशन बहुत ही बेटर होगा, बट देखो हमारे पास बिल्कुल पावर नहीं है। ग्रांटिंग एड सिर्फ उनके बेनिफिट्स के लिए दिए जा रहे हैं, सो दैट हार्श कंडीशन फॉर ग्रांटिंग एड भी रहा, बिकॉज ग्रांटिंग एड कुछ ही स्कूल्स में मिलते थे, सारे स्कूल्स में नहीं। नॉलेज ऑफ इंग्लिश कंपल्सरी इन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए आज के टाइम पे भी यही इंपॉर्टेंट है, बट इन ओडिशा उड़िया लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आया, बट इंग्लिश को कंपलसरी किया गया उस पीरियड में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन मिशनरी स्कूल्स, देखो रिलीजियस एजुकेशन को मिशनरी स्कूल्स में डाला गया, मिशनरी स्कूल्स में फ्रीडम दिया गया कि प्राइमरी सेशन में रिलीजियस एजुकेशन को हम डाल सकते हैं, बट हायर क्लासेस में जब जाते हो तब हमें इंग्लिश को ही यूज करना है। एंड वहाँ पे फ्रीडम इसीलिए है, रिलीजियस एजुकेशन में सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन रिलीजियंस को ही हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि बाइबल का भी यूज़ हो रहा है, सो दैट उनके लिटरेचर को या फिर उनके रिलीजियस फैक्टर्स को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, सो दोनों ही चला है। तो ये आपका डिमेरिट्स हो गया। क्लियर है इतना? क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, नेशनल जितने भी मूवमेंट्स उन्होंने किए कुछ नहीं लिख रहे, दांडी मार्च नहीं लिख रहे, कुछ नहीं लिख रहे हैं, साबरमती आश्रम के बारे में भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। आपको जो पॉइंट्स दूंगी उसी को भी लिखना है, ठीक है। अच्छे से सुनो, स्टोरी जैसा याद रखो, खुद लिख लेना है ये आंसर, ठीक है। वन टाइम सिर्फ रफ में ही हो, मैंने यहाँ पे हार्डली 2 पेजेस में दिया है, आप रफ में ही हो उसको लिख लेना, ठीक है। ये बात सुन लेना, आज ही रात को लिख के रख दोगे, देखोगे एग्जाम तक भूलोगे नहीं, इसलिए बोल रही हूँ। न्याय तालीम का कंसेप्ट ऐसा है जो उससे कुछ ना कुछ तो आएगा, एंड ये चीज़ ऐसा है जो सीटेट में भी आएगा, तो आप अभी से तैयार हो जाओ, ठीक है। तो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक मतलब क्या समझते हो बताओ? देखो पूरा स्टोरी है, बताना पड़ेगा। बेसिक मतलब क्या है? फाउंडेशन, दैट इज बेस, इसको हम बोल सकते हैं ये बेस है, जैसे बोल सकते बेस मतलब होता है न्यू, ठीक है। अभी न्यू वाला न्यू नहीं बोल रही हूँ, जो हम बोलते हैं ना घर का न्यू रखा गया, तो दैट मीन्स वो फाउंडेशन है।
नीचे हम जैसे एक घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, तब तो जाके ब्रिक्स को जोड़ोगे सीमेंट के साथ फिर ना घर बनेगा। तो वैसे यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी में जाना है। तो 1854 में हमारा माग्ना कार्टा आया। क्या आया? माग्ना कार्टा ऑफ चार्टर एक्ट। कौन सा है बताओ? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच अभी 19th सेंचुरी तक, क्या उसके बाद भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। उसके अंदर बहुत सारे पर्सन्स और भी आ रहे हैं, बहुत सारी कमिटीज आ रहे हैं, बट उसी पॉइंट्स को ही लेके चले, बिकॉज वो चार्टर एक्ट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था। एंड जैसे कि हमारे एनपी 1986 है ना, वैसे वुड डिस्पैच का वैल्यू उतना ही था उस पीरियड में। ठीक है, अभी बोला गया कि 19th सेंचुरी में, 19 तो आई थिंक 1903 अराउंड 3 और 4 इस पीरियड में महात्मा गांधी कहाँ आए बताओ? साउथ अफ्रीका में थे ना वो वापस आए। हाँ, ओके, हमारे कंट्री में वापस आ गए। ठीक है, अभी जब वापस आए तो उनको क्या देखने को मिला कि इंडिया में हालत बहुत खराब है, इंडियन एजुकेशन नहीं अच्छा है, और ना ही हमारे पास कोई पावर है, और ना ही हमारे पास और क्या है, फंड्स हैं, प्रोवाइड क्या ही नहीं, गवर्नमेंट ने बस अपने बेनिफिट्स के लिए काम किया। ये स्टोरी है बैकग्राउंड का। अभी इस स्टोरी के बेसिस पे क्या बोलो, महात्मा गांधी जी को बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को क्या किया, रिफॉर्म करने के लिए एक पॉलिसी बनाने का सोचा या स्कीम बनाने को सोचा। ठीक है, उस स्कीम को बोला गया बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। उनका स्कीम का यही फंडा था कि बच्चों को हम वोकेशनलाइज्ड करें। क्या करें? वोकेशनलाइज्ड करें। वोकेशनलाइज्ड क्यों करें ना, उनको वोकेशनलाइज्ड करने से अर्निंग मिलेगा, बच्चों को अर्निंग मिलेगा। एजुकेशन को कम टाइम देना है एंड वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा टाइम देना है। वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा टाइम देना है, नॉर्मल एजुकेशन को और जनरल एजुकेशन को कम टाइम देना है। अगर एक बच्चा 6 घंटा, सॉरी 8 घंटा पढ़ाई करता है, 8 आवर्स पढ़ता है, तो 8 आवर्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अभी बोलो कौन सा किसके लिए है, कौन सा किसके लिए है? बस, सो नॉर्मल एजुकेशन के लिए जनरल एजुकेशन, फॉर जनरल एजुकेशन अबाउट 2 आवर्स एंड 6 आवर्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन। ये आपके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। जब स्किल सीख जाओगे उसको करके भी तो आपको बेचना पड़ेगा अर्निंग के लिए, तो उसके लिए उन्होंने टाइम दिया। अभी हमारा स्टोरी क्लियर है, बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर है? ओके, ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी, आफ्टर इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी प्रपोज बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन में कुछ लैकिंग था जो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने एक बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया। देखो मैं सारे पॉइंट्स को ना अपने अकॉर्डिंग मेंशन करती हूँ। कैसा है? सम स्टैट्स। स्टैट्स मतलब क्या है बोलो? स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा, कभी कभी फीचर्स को, फीचर लिखते हुए हम बोर हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हुए बोर हो जाते हैं, तो उसको हम स्टैट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स मत लिख देना, बस स्टैट्स लिखना। ठीक है, समझ आया? फीचर्स नहीं लिखेंगे, ना ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, स्टैट्स लिख सकते हैं। जब भूल जाओ तो नॉर्मल फीचर्स में लिख देना, फीचर्स लिख देना। ठीक है, अभी पॉइंट्स देखो। बताओ महात्मा गांधी कौन सा गवर्नमेंट चलाते थे या कौन सा कमिटी में थे? जैसे कि अभी के टाइम पे है ना बीजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, तो कौन से थे, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? कांग्रेस। सो अभी कांग्रेस कौन सा था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो बताओ, जैसे विलियम बेंटिक मैकिलेमिनेट्स एंड एडम्स रिपोर्ट को एग्री कर रहे थे, वैसे यहाँ पे कौन एग्री करेगा, अप्रूव करेगा? आईएनसी। कौन अप्रूव करेगा? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, अप्रूव बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इसको उन्होंने, अच्छा महात्मा गांधी जी का एक मैगजीन था, याद है? मैगजीन, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर याद है? हरिजन। हरिजन, बस ये हरिजन में इन्होंने ये पब्लिश किया, इस चीज को उन्होंने पब्लिश किया कि इनका स्कीम का नाम है बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड अप्रूव्ड बाय आईएनसी। अप्रूव्ड बाय आईएनसी। एंड इसका पहला, कुछ स्कूल्स तो ओपन करेंगे ना, बिकॉज हमने स्टार्ट किया है क्या, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो एक स्कूल बना। वो भी स्कूल किसके लिए बना पहला पता है? टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। सोचो बीएड इज इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उस टाइम पे भी फर्स्ट इंस्टीट्यूट वाज, कौन सा था? विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल। विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल, विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल, हो गया?
विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल, हो गया। सो ये स्कूल किसके लिए था बताओ, अभी बता दिया। टर्म से क्या समझ रहे हो, ट्रेनिंग वर्ड आया मतलब क्या समझोगे, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, ओके। चलो, इट वाज टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने लिख भी दिया है नीचे। अभी बताओ ये अराउंड कौन से पीरियड में आया था, 1937 में स्टार्ट हुआ था एंड वर्क चल रहा था 38 तक चल रहा था, ओके। अभी क्या हुआ उसी पीरियड में, आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 अराउंड। हाँ मतलब उसी अराउंड का बात बोल रही हूँ, एजुकेशन सिस्टम का बोल रही हूँ। 1942 में क्या हुआ ना, 1938 में तो स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। ये स्कूल्स चलने लगा एंड ट्रेनिंग, बच्चे बच्चों नहीं, मतलब जो पढ़ने आते थे, जैसे कि क्लास 10 तक जिन्होंने पढ़ा है वो ट्रेनिंग लेंगे, हाई सेकेंडरी जिन्होंने किया वो ट्रेनिंग लेंगे, सब ट्रेनिंग लेने लगे। बट अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर टू, 1942 में क्या हुआ, 1942 1940 इस मोमेंट पे महात्मा गांधी बहुत बिजी हो गए उनके नेशनल मूवमेंट्स में। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए, एंगेज हो गए, तो इधर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए क्या हुआ, 1938 में जो इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, सडनली क्या हो जाएगा बताओ, डाउन, डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो गया। समझ आया स्टोरी। 1942 में ये चीज हुआ, 1939 से स्टार्ट हुआ, 1942 तक बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या था, प्रोपोज 7 इयर्स प्राइमरी एजुकेशन, 7 साल तक प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा, प्राइमरी एजुकेशन 7 साल तक मिलेगा, काउंट कर लो। 8 साल के बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं, कितना साल तक देंगे, 10 15, अप टू 15, सो 15 साल तक के बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, प्लस हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देंगे। अच्छा, अब क्या है, इसको तब कौन सा टाइप का एजुकेशन बोल सकते हैं, इंडस्ट्री सेंटर्ड एजुकेशन। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन इज नोन एज इंडस्ट्री सेंटर्ड एजुकेशन, इंडस्ट्री सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नावेडेज जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, नावेडेज द एजुकेशन सिस्टम इज अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स आइडिया, चाइल्ड्स थिंकिंग, चाइल्ड्स एक्सप्लोरेशन आइडिया, तो उनके ऊपर बेस्ड करता है, तो इसीलिए इसको बोला गया चाइल्ड सेंटर्ड आज के टाइम का। अगर महात्मा गांधी जी का पीरियड में चले जाओ तो वो रहेगा इंडस्ट्री सेंटर्ड, इंडस्ट्री सेंटर्ड। इसको और क्या बोलते हो बताओ, नाम जानते हो, अभी बताया था स्टार्टिंग में, वर्धा स्कीम और नाई तालीम, नाई तालीम। नाई का मतलब क्या है, नाई मीन्स न्यू, नाई मीन्स न्यू, एंड तालीम मीन्स, एक्चुअली तालीम मीन्स स्किल्स लर्निंग होता है, बट स्किल लर्निंग करने के लिए भी एजुकेशन चाहिए, सो दैट हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है उसको देंगे एजुकेशन। सो न्यू प्लस एजुकेशन, दैट इज द न्यू एजुकेशन, तो न्यू एजुकेशन आया। अभी बोलो, पहले हम इसको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए तब उसको बोलते थे बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, बट जब नाई तालीम आया, सो धीरे धीरे ये एजुकेशन सिस्टम किधर जा रहा है बोलो, टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट, टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। जैसे जैसे रूरल डेवलपमेंट में चला गया, उसका नाम हो गया नाई तालीम। क्लियर, क्लियर है ना, कैसे नाम गया शिफ्ट हुआ, क्लियर हो गए, ओके। सो बताओ इसका मेन पॉइंट क्या था, ना गिव इंपॉर्टेंस टू मैनुअल वर्क एंड फॉर रूरल चिल्ड्रन, एंड फॉर रूरल चिल्ड्रन मतलब डेवलपमेंट फॉर रूरल चिल्ड्रन, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड होगा, डेवलपमेंट फॉर रूरल चिल्ड्रन। सो मैनुअल वर्क मतलब जो आप हर दिन काम करते हो, जिससे कुछ सीखते हो, कुछ अर्निंग करते हो, प्लस रूरल चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं महात्मा गांधी जी का जो मन रहता था वो बसता कहाँ पे, रूरल एरियाज पे, अर्बन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ, गांव में ही बसता है। अभी चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा तो बेसिक कुछ देंगे। बेसिक मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था, बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मीन, बेसिक मीन्स बेस, बेस और फाउंडेशन। फाउंडेशन से रिलेटेड अभी ऑब्जेक्टिव से देखेंगे ना, कौन सा फाउंडेशन क्रिएट करना है बच्चों का, वो भी तो देखना पड़ेगा। अभी देखो सारे वर्ड्स रिलेटेड है, ये वर्ड एक एक पॉइंट बनेंगे। यस, अच्छा, अभी आ रहा है क्या, ओके ओके, अभी आ रहा है ना, क्लियर है ना, चले, ओके। सो देखिए, फाउंडेशन से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, मतलब मेरा ये पॉइंट है कि ये तो फीचर्स तक गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे पता चला कि वर्धा स्कीम क्यों आया, क्या उसका नीड था, एंड वो क्या करना चाहता था, हो गया।
यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब मुझे आप में क्या क्या बढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या बढ़ाना है, मतलब कौन से स्टेप्स लूँ तो आप में एक एक चीज का डेवलपमेंट होता चलेगा। तो मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं बताओ? टोटल आई थिंक मैं 6 पॉइंट्स लिखी हूँ। टोटल आई थिंक मैंने 6 पॉइंट्स लिखे। 6 पॉइंट्स है, ठीक है। 6 पॉइंट्स 6 लाइन होगा। 6 पॉइंट 6 लाइन बनेगा। 6 लाइन्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या लिखा गया? ऑन विच मतलब ये जो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स करता है हमारे एंशियंट कल्चर को। कल्चर मीन्स एंशियंट कल्चर। इट रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स थ्रू कल्चर, लैंग्वेज और हाउ टू यूज द ओरिएंटल लैंग्वेज, सब कुछ के बारे में कि लैंग्वेज को यूज करना है, लिटरेचर को यूज करना है, उसके द्वारा हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके बारे में था। अभी क्या है बताओ? हमें किस चीज का डेवलपमेंट करना है, कहाँ का डेवलपमेंट करना है बताओ? रूरल, रूरल एरिया का। तो नेटिव पोटेंशियलिटीज को बढ़ाना है। पोटेंशियलिटीज मतलब यहाँ पे शक्तियों को, ठीक है। आपको मैं मोटिवेट कर दूं, मोटिवेट कर दूं तो आप पावरफुल फील करोगे। तो रूरल को अगर स्ट्रांग कर देते हैं तो ऑब्वियस है रूरल से ही तो अर्बन बनेगा। तो वह बेस हमारा स्ट्रांग बन गया। थर्ड पॉइंट, बेसिक से क्या मिलता है? बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगे, अर्निंग मिलेगा ना, बच्चों को अर्निंग मिलेगा तो घर पे खाना रहेगा, फंड्स मिलेंगे तो एजुकेशन सिस्टम चलेगा, और भी न्यू न्यू पॉलिसीज आएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो बेसिक नीड्स फुलफिल होगा। बेसिक ऑक्यूपेशन, बेसिक नीड्स है मतलब बेसिक ऑक्यूपेशन भी रहेगा। अच्छा, हमारा ऑक्यूपेशन क्या बनने वाला है बताओ? हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? टीचर बनेंगे। तो ये प्रोफेशनलिज्म में भी हम लोग यूज करें, अदरवाइज ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हो। देन क्या है? मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स में मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड मिनिमम रहना चाहिए, बहुत मैक्सिमम नहीं चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम हम स्किल्स को यूज करेंगे। मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड। एंड नॉर्मली इसको क्या बोला गया? इससे पहले कोई भी नर्सरी ट्रेनिंग वगैरह आया क्या? महात्मा गांधी ने कुछ पीरियड मेंशन किया? तो प्राइमरी पीरियड, इसको क्या बोले? स्टार्टिंग में ही आया है प्राइमरी पीरियड। प्राइमरी पीरियड। अभी तक एक कंसेप्ट बताओ, इंडिया का कोई भी पॉलिसीज अभी तक पब्लिश्ड हुआ है क्या? आया है क्या? कोई भी आर्टिकल्स में, कोई भी न्यूज़पेपर में? नहीं। मतलब 1937 तक कुछ भी नहीं आया। सो दैट जो भी रिफॉर्म चल रहे थे बहुत ही स्लो प्रोसेस में चल रहे थे। अभी इतना पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है? अभी मुझे बताना पड़ेगा नीड्स। नीड्स बताना पड़ेंगे पहले। सो नीड्स का मतलब होता है, अच्छा भाग गया, ऊपर ही भाग गया। आजा आजा आजा, ठीक। चलो, नीड्स का मतलब होता है कि हम यहाँ पे बच्चों में अगर बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं तो हम उसके थ्रू बच्चों में क्या लाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जैसे है ना, ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि 6 पॉइंट्स कंप्लीट करना है, बट उसी 6 पॉइंट्स को यहाँ पे और भी ज्यादा पॉइंट से मेंशन किया गया। अराउंड यहाँ पे 11 पॉइंट्स हैं। 11 पॉइंट्स को मेंशन किया गया, ठीक है। 6 पॉइंट से हम बढ़ा के करें, डिटेल थोड़ा जा रहा है ना। हमें बच्चों में क्या देना है बताओ? स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ, महात्मा गांधी का जो एजुकेशन है वो डिपेंड करता है 3 R पे एंड 3 H पे। 3 R एंड 3 H बताओ। 3 H बता दो। कॉग्निटिव डोमेन्स, इफेक्टिव साइकोमोटर, उस बेसिस पे बोलो क्या क्या आएगा। हार्ट, हार्ट, इमोशंस, इमोशंस, ओके। सो हमारा यहाँ पे हेड है, हैंड है, मतलब दिमाग से सोचोगे, हाथ से करोगे, और फील कहाँ पे करोगे? दिल से फील करेंगे, बस ये हो गया। 3 R क्या है? 3 R क्या है? रीडिंग, एरिथमेटिक, रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक। तो ये कंसेप्ट के साथ उनका एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। अभी चीज आया, तो इससे बच्चों का तीनों चीज अगर डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल। सारे डोमेन्स आ गए ना, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल। ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। हम बच्चों को गुड सिटीजन बना रहे, प्रिपेयरिंग गुड सिटीजन। डिग्निटी ऑफ लेबर। सो जो भी आप काम करोगे उसका रेस्पेक्ट आप नीड करते हो कि नहीं? यही चीज तो आज डांट पड़ा है आपको, है ना? तो डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जितना मेहनत करोगे, अगर आपको प्रेजिंग ना मिला तो चलेगा क्या? रेस्पेक्ट ना मिला, नहीं। एजुकेशन सिस्टम हो या अच्छा नहीं लगेगा। सो एवरीडे जो भी काम आप करो, मे बी आप हाउसवाइफ ही क्यों ना बनो या फिर आप घर पे ही क्यों ना बैठो, अगर कुछ करते हो, किसी को हेल्प करते हो या कुछ भी काम करते हो, उसका उस लेबर का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये वो बन सकता है। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे बहुत ज्यादा। एंड इसके साथ नेशनल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने काम को लेके बाहर तक जाओगे, एंड बाहर पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप लोग नेशनल इंटरनेशनल ग्राउंड पे आगे बढ़ना चाहते हो वो भी होगा।
development of healthy attitude, development of characters, education for all, development of problem solving ability. तो ये सारे पॉइंट्स को हमने नीड्स पे रखा. ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन होंगे, जैसा हमने एक्सप्लेन किया दो दो लाइन में वैसा एक्सप्लेन होगा. सोचो ये डायग्राम देन एक्सप्लेन, कितने पेजेस हो जाएंगे सिर्फ नीड्स, बताओ अभी. नीड्स एंड 2 पेज तो आराम से होंगे. तो ऊपर का आप एक पेज में लिखोगे और भी 2 पेज, 3 पेज यहाँ खत्म हो गया. अभी चौथा पेज में क्या आएगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट. एक्स्ट्रा कंसेप्ट में थ्री पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स में क्या है, फर्स्ट वन फिलोसॉफी ऑफ वर्क एजुकेशन. फिलोसॉफी मतलब क्या है बताओ, फिलोसॉफी मतलब क्या है, नॉलेज. नॉलेज अबाउट, हाँ, नॉलेज अबाउट वर्क एजुकेशन. अभी नॉलेज क्यों चाहिए, मतलब हमें ये समझना है वर्क एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यू लाइफ. न्यू लाइफ हमें प्रोवाइड करेगा. इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू अर्न समथिंग, या आपको अर्न करने के लिए हेल्प करेगा. इट गिव्स यू सम बेसिक एटीट्यूड फॉर योर पॉजिटिव लाइफ चेंजेस. सो आपके लाइफ जैसे चेंज हो जाए इसके लिए आपको देगा, हेल्प करेगा. आपको एक पर्सनालिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगा. इट मेक्स योर पर्सनालिटी वेरी गुड एंड एम्फसाइज्ड. तो ऐसे करके आप 3 4 पॉइंट्स लिखेंगे. प्लस एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, वर्ड्स में ही छुपा हुआ है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन से वर्ड है, एक्सपीरियंस. हाँ, सो दैट मीन्स लर्निंग हम कर रहे हैं क्यों, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. जितना हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा उतना ही हमें पेमेंट अच्छे मिलेंगे, हम उतना ही वर्क में और भी ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे, प्रोफिशिएंसी होगा एंड आगे बढ़ते जाएंगे. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड्स यू द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क. आपके वर्क के तरफ आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको डेवलप करता है. इट गिव्स यू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर योर अर्निंग. इट गिव्स यू पोटेंशियलिटीज, आपको पोटेंशियलिटीज प्रोवाइड करता है. ये आपको हेल्प करता है, आपका नाम बनाता है, नेम फेम बनाता है. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें भी अभी चाहिए. एक्सपीरियंस बोलते हो ना, कभी भी कहीं पे जाते हैं जॉब के लिए तो किस पर्सन को लिया जाता है बताओ, किन पर्सन को लिया जाता है, क्वालिफिकेशन सबका सेम है, अभी सोचो एक्सपीरियंस को, बस एक्सपीरियंस ग्रुप को लिया जाता है, ये एक्सपीरियंस पर्सन को लिया जाता है. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एंड लास्ट वन रूरल रिकंस्ट्रक्शन. यहाँ से क्या समझ रहे हो बताओ, किसका डेवलपमेंट होगा, रूरल एरियाज का. So basically, Mahatma Gandhi provides all type of education system to rural reconstruction. That means he wants rural reformation. वो चाहते थे कि reformation हो जाए rural areas का. Rural development provides you the basic opportunities to make your villages proper educational and vocationalized. मतलब उनके गांव को वो वोकेशनलाइज्ड करना चाहते थे, वहां पे लोगों के अंदर अर्निंग को बढ़ाना चाहते थे, वहाँ पे लोगों में पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते थे, वहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए वो हेल्प करते थे. इसीलिए रूरल रिकंस्ट्रक्शन इज इम्पोर्टेंट. तो ये 3 पॉइंट को आप अच्छे से वन वन पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे. तो अगेन ये 1.5 पेज का हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो. यस. रूरल रिकंस्ट्रक्शन में फाइनेंशियली, राइट. Educationally plus financially, that means vocational education plus general education, both is important for rural reconstruction. Okay, अभी देखो करिकुलम. अच्छा, आज के टाइम पे एनपी में आपने देखा था कि नहीं, कि एनपी में करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कैसे किताबें होंगी, सब मेंशन था. वैसे ही महात्मा गांधी जी के टाइम पे भी उन्होंने भी करिकुलम को मेंशन किया था. पहला क्या है, उन्होंने करिकुलम में एक चीज रखा, दैट इज अ बेसिक क्राफ्ट्स. ये पहला पॉइंट है, बेसिक क्राफ्ट्स. सो महात्मा गांधी खुद क्या चलाते थे, बोलो, सॉरी बोलो, चरखा. दैट इज अ स्पिनिंग एंड वीविंग करते थे, सूता काटना, हम बोलते थे ना सूता काटना. उस टाइम पे ये वर्ड बहुत यूज किया जाता था, थ्रेड. थ्रेड निकालते थे एंड उसी से ही क्लॉथ्स बनाते थे, एंड वो भी स्पेसिफाइड एक टाइप का क्लॉथ था, बताओ कौन सा, खद्दर, खादी. खद्दर. अभी के टाइम पे खादी खादी बोलते हैं, उस टाइम पे खद्दर भी बोला जाए. अभी देखो उसके बाद हमारा मेन जो ऑक्यूपेशन है इंडिया का कौन सा है, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर को भी रखा गया. कारपेंटरी एक रहा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गार्डनिंग, इससे भी बहुत ही बेनिफिट्स मिलते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अभी भी मिलते हैं. एंड बताओ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गार्डनिंग को क्या बोला जाता है आज के टाइम पे, कौन सा कल्चर, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर, गुड, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट और एक चीज को मेंशन किया गया, दैट इज अ लेदर वर्क, चमड़ा.
चमड़ा का व्यवहार किया जाएगा, चमड़ा का कैसे काम कर सकते हैं, उससे जूते या चप्पल जो भी बनाया जाता है, तो उस टाइम पे स्टार्ट किया गया। अदर क्राफ्ट्स में और भी हैं, जैसे कि फिशरी हो गया, या फिर जो मिट्टी का काम करते हैं, पॉटरी वर्क हो गया, आर्ट क्राफ्ट्स जो भी चलते जाएगा, ऐसा है। एंड उसके साथ देखो, ये पॉइंट्स मैंने ऐसे साइड बाय साइड लिखा है ताकि आपको पता चले, तो वहां से आपको ये पॉइंट क्या लिखा है, ए का वन था, तो ए के बाद यहाँ पे बी आएगा, ये इतना गया खत्म, ये बी स्टार्ट हुआ। जनरल साइंस मतलब यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जनरल साइंस में क्या क्या बुक्स आते हैं बताओ? नेचुरल साइंस, ठीक है, नेचुरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और भी है, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सब्जेक्ट्स हैं इसमें आ जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। सोशल साइंस नहीं आएगा, जनरल साइंस में नहीं आएगा, सोशल साइंस को सेपरेट करके हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सोशल साइंस में ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं है, सोशल साइंस को ऐड कर सकते हो, बट जनरल साइंस जब बोला जाए तो उसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट करो, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आज के टाइम पे भी है। मदर टंग, बोलो इंस्ट्रक्शंस में कौन सा लैंग्वेज को यूज करें, कौन सा लैंग्वेज को? मदर, हिंदी, 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 नेटिव लैंग्वेज एंड हिंदी, ओके। ये महात्मा गांधी जी हैं, हमारे चले गए, ब्रिटिशर्स चले गए। म्यूजिक आएगा, एक सब्जेक्ट और भी रह गया, म्यूजिक। एंड यहाँ पे देखो मेंशन भी है, टीचिंग ऑफ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मतलब कौन सा लैंग्वेज है पता है? हिंदी, हिंदी, ठीक है, हिंदुस्तानी। ड्राइंग को भी सपोर्ट किया गया। ड्राइंग मतलब वो जो होता था लकड़ियों के ऊपर करते थे ना, कारुकार्य हो गया, या फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स के ऊपर करते थे, हांडी के ऊपर बनाते थे, वो सारे आ जाएंगे ड्राइंग यहाँ पे। और भी हाँ। फिर आया होम साइंस। अच्छा बताओ, होम साइंस, होम साइंस किन के लिए रखा गया? होम साइंस, होम साइंस लड़कियों के लिए। अच्छा, अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन है, बट ये लास्ट मेंशन है, रेड मार्क में मार्क किया गया है, लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मेथड्स के बारे में चलते हैं। मेथड्स क्या क्या यूज होता था? चार मेथड्स यूज होते थे, ओनली फोर। क्या क्या मेथड्स है देखो? क्राफ्ट मेथड, क्राफ्टिंग सिखाने के लिए बेसिक क्राफ्ट्स इतने सारे हैं, तो डिफरेंट क्राफ्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स रहेंगे। एक्टिविटी मेथड, दैट मीन्स एक्टिविटीज, एक्टिविटी मेथड को और क्या बोल सकते हो बताओ? एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, ओके। प्ले वे मेथड, खेलते हुए सीख जाना। छोटे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करें, 7 इयर्स का एजुकेशन है, तो उसके साथ वो खेलते खेलते काम सीख जाएंगे एंड करते, मतलब उनका वोकेशनलाइज्ड हो जाएगा। रीडिंग राइटिंग मेथड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रीडिंग राइटिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टीचर्स एंड ट्रेनिंग, मतलब टीचर्स चाहिए हमें एंड उनका ट्रेनिंग भी चाहिए। ट्रेनिंग कितने साल का होगा? पहले से ही मेंशन्ड है, 2 इयर्स ट्रेनिंग, ठीक है। वही ब्रिटिश पीरियड से ही मेंशन्ड है 2 इयर्स ट्रेनिंग, इस पीरियड में भी चल रहा है 2 इयर्स ट्रेनिंग, ठीक है। बीच में ये चेंज हुआ था, 1 ईयर ट्रेनिंग चल रहा था, बट उस पीरियड में भी 2 इयर्स ट्रेनिंग। इतना हो गया। इससे आंसर कितने पेजेस के बनेंगे पता है आपको? 6 पेजेस बन चुके हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी 6 पेजेस के बन चुके हैं। लास्ट आपका कंक्लूजन देखो, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स भी देखते हैं ना, क्यों उसके बाद नया कमीशन आया। अगर ब्रिटिश एजुकेशन को हटाने के लिए वर्धा स्कीम आया था, तो उसके बाद कौन सा डिफेक्ट्स आए जो ये चला गया, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन डिक्रीज हो गया एंड उसके बाद न्यू कमीशन आने लगे। अच्छा, क्या हमें इंडिपेंडेंस मिल गया है अभी तक? नहीं, नहीं मिला है। हम लोग अभी भी हैं 1938, 1940, 42 इस पीरियड में, ओके, नियर अबाउट हम लोग जा रहे हैं अभी मूवमेंट, मतलब जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं उसी पीरियड में। सो डिफेक्ट्स क्या है? अच्छा, ये रूरल रिकंस्ट्रक्शन में था, कहीं भी मेंशन हुआ क्या अर्बन के बारे में? नो, नॉट यूजफुल फॉर अर्बन। अच्छा, ये जो कंसेप्ट आपको लगा, क्या लगा? महात्मा गांधी जी ठीक कर रहे थे, 6 घंटा पूरा स्किल्स में ध्यान देना, 2 घंटा से पढ़ाई हो जाएगा, 2 घंटा में पढ़ाई? नो। सो ये क्या बन गया? अनसाइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल, ये क्या बन गया? अनसाइकोलॉजिकल, मतलब वो बोला गया, ये दिमाग से सोचे ही नहीं है, ये सब चाहते हैं कि फंड्स इकट्ठे हो जाए, ये चाहते हैं अर्निंग मिल जाए, घर को सपोर्ट करे बच्चा, बट चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, है ना। फिर आया क्या? नो रिलेशनशिप बिटवीन क्राफ्ट एंड जनरल एजुकेशन, दोनों के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं रहा। जनरल एजुकेशन दूसरा है और हमारा क्राफ्ट एजुकेशन दूसरा है, क्राफ्ट एजुकेशन दूसरा है, ओके। नो अफेक्शन टुवर्ड्स कल्चर, कहीं पे आपको दिखा कि कल्चर्स के ओरिएंटेड कोई भी सब्जेक्ट्स है? कल्चर्स के ओरिएंटेड कोई सब्जेक्ट था? नो। सो नो अफेक्शन टुवर्ड्स कल्चर। इम्प्रैक्टिकल,
एजुकेशन आप बोलोगे कि प्रैक्टिकल तो पूरा ही था, वोकेशनल एजुकेशन हुआ। नहीं नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल मतलब ये कोई बेनिफिशियल एजुकेशन सिस्टम नहीं था जिससे बच्चों का बेनिफिट्स कुछ हो पाता। ये सिर्फ था कि बच्चे कैसे काम करेंगे। ये भी तो वही सेम चीज बोला ना, जैसे कि ब्रिटिशर्स कर रहे थे, लोगों को यूज कर रहे थे, वर्कर्स बनाना चाहते थे, ये भी वर्कर्स से बना रहा है। तो इसीलिए इम्प्रैक्टिकल बोला गया। एंड नो इम्पोर्टेंस टू हायर क्लास। हायर क्लास इससे कोई इफेक्टेड नहीं हुए, इफेक्ट ही नहीं हुआ उनके ऊपर। सिर्फ लोअर क्लास मिडिल क्लास वाले ही यहाँ पे आए, हाई क्लास वाले नहीं पढ़े। ओके, ठीक है, समझ आया? ये सुनो, कंप्लीट। अच्छा, इसको एक बार क्या करना, जो पॉइंट्स आज बोला गया उसको रीड करना अच्छे से। अच्छे से पहले पॉइंट्स को पढ़ लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। एंड उसको कल मॉर्निंग में एक टाइम लिख लोगे, वन टाइम सिर्फ लिख लेना है। शॉर्टकट ही लिखो बट लिख लो, समझ आया? शॉर्टकट ही सही बट लिख लो। इससे क्या होगा, जितने पॉइंट्स पढ़े वो फिक्स हो जाएगा। ये इसको कौन से टाइप ऑफ एजुकेशन बोलते हैं पता है? फिक्स होने को। जब भी पॉइंट्स कुछ फिक्स हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जानते हैं? डिपोजिटोरी। डिपोजिटोरी लर्निंग, ठीक है, इसको डिपोजिटरी बोला जाता है। डिपॉजिट करो अपने माइंड पे। चलो नेक्स्ट में चले। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी आपको और एक स्टोरी सुनाती हूँ। अभी हम कौन से पीरियड के बाहर हैं? हम चले गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, खत्म, उसके बाहर आ गए। 1947, 1947, ओके। अभी मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग पीरियड, स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है। सो स्टार्टिंग पीरियड में पता है हमारे पास कितने कमीशंस हैं स्टार्टिंग पीरियड में? बोलो किसी को अगर पता है तो। स्टार्ट करें हम लोग, बताओ। ओके, मैं बोल रही हूँ कि अभी 1947 का पीरियड है, एंड यहाँ से लेके 1964 तक, 1964 तक हमारे पास कितने कमीशंस हैं? नहीं, हमारे पास टोटल 4 कमीशंस हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 कमीशंस, 4 कमीशंस है, 4 कमीशंस है, ठीक है। पहला कमीशन, अच्छा, जो कमीशंस हैं वही कमिटी बिल्ड करते हैं, कंफ्यूज मत होइए। जो कमीशंस हैं वही कमिटी बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट कमीशन कौन सा है? 1948 में आया। थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी तो याद रखना पड़ेगा। एक कमिटी आया जिसका नाम है ताराचंद कमिटी। क्या नाम है? ताराचंद कमिटी, ठीक है। ताराचंद कमेटी, याद रहा। फर्स्ट 1948, 1948 ताराचंद कमेटी, ठीक है। लिख के रखा आप लोगों ने? ताराचंद कमेटी 1948, हो गया। नेक्स्ट, अभी बोलो, मैंने यूईसी यूईसी बहुत बार बोला है कि नहीं? यूईसी, यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन, ये किसने दिया? अभी आ रहा है उनका डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेशन होगा, टीचर्स डे। राधा, बस, राधा कृष्णन। तो इनका कमीशन आया 1948 टू 49 में, 1948 टू 49 में, ठीक है। तो सबसे पहला जो कमीशन था, जो कमिटी भी बिल्ड किया, ताराचंद कमिटी था, उनका कमीशंस भी था। उसके बाद आया 1948 टू 49 में यूईसी, यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन। इसके बाद जो तीसरा कमीशन आया हमारा एसएससी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन, और मुदालियर कमीशन, ठीक है। ये 1952 टू 53 में था। इसके बाद लास्ट वाला कमीशन बोल दो फटाफट। लास्ट वाला कमीशन इंडियन एजुकेशन, कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन, बस। ये 4 एजुकेशनल कमीशंस हैं। इसे छोड़ के भी आपके पास यशपाल कमेटी आएगा, और भी कमेटी है, बट हमें वो नहीं चाहिए। हमें बस चाहिए कि कौन से एजुकेशनल कमिटीज आए आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, मैं पढ़ाई आपको सिर्फ एग्जाम बेसिस पे नहीं करवाती हूँ, फर्दर आपके यूज में आए उसी वजह से करवाती हूँ। कहीं पे भी जाओगे ना, बीएड रिलेटेड आपको किसी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया बैकग्राउंड में, तो आप बोल नहीं पाओगे। तो बैकग्राउंड स्टोरीज याद रखना, एजुकेशन सिस्टम्स तो याद रखनी है। कि फर्स्ट था हमारा ताराचंद कमेटी, फिर 48 टू 49 में आया राधा कृष्णन कमीशन, फिर आया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52 टू 53, एंड नेक्स्ट आया 64 टू 66, दैट इज द इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्लियर हो गया ना? चलो, देखो, अभी इंट्रो में आ गया, ये इंट्रो है। एंड आप हाँ,
सुप्रिया मैम, आपको जो मॉर्निंग में भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, देखिए आपका अगर ये पेपर है, आप लोग जो भी लिख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे गैप कितना दिया देख रहे हैं? गैप कितना है? बस ये चीज मेंशन करना था कि ज्यादा गैप हो जा रहा है, मतलब आपका आंसर मिडिल से स्टार्ट हो रहा है, इधर लिख रहे हैं आप एंड यहाँ पे आप डायग्रामेटिक करके ऐसे मार्क कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ज्यादा गैप लग जाएगा ना, उसमें भी मार्क्स कर सकते हैं कि ये बच्चा यूज कर रहा है पेपर्स को, इसीलिए गैप दे रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ से स्टार्ट करें, बस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया सबको रखें। ओके, चलो नेक्स्ट। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन, 1958 टू 52 टू 53। अच्छा, मुदालियर कमीशन को क्या बोला गया? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो ये अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी से पहले क्या आएगा? प्राइमरी। सेकेंडरी का बाद क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक है, एक ब्रिज जैसा है। ठीक है, ब्रिज कोर्स भी बोल सकते हो, इसको ब्रिज कोर्स बोल सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन किसके लिए बच्चों को तैयार कर रहा है बताओ? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, राइट? हो गया। सो याद रहेगा, प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बीच में कौन है? सेकेंडरी एजुकेशन। अभी इट प्रोवाइड्स, तो दो चीज ये प्रोवाइड करता है, मेनली सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है। एक तो टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग, एंड बच्चों को प्रिपेयर करता है यूनिवर्सिटीज के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों का एज कितना होगा? एडोलेसेंट पीरियड से आगे है, बताओ। सेकेंडरी, सेकेंडरी 9 10 11 12। हाँ, तो अच्छा 13 14 यहाँ पे मेंशन किया गया कि 11 टू 17। ओके, बुक्स में मेंशन है 11 टू 17, इसीलिए मैंने याद रखने को बोला। एडोलेसेंट पीरियड याद रखो, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा चाइल्डहुड कब खत्म होता है बताओ? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कब खत्म हुआ? 11 11 11 11। सो 11 से ऑनवर्ड्स जो रहा आपका 17 तक, आपको सोच लेना है सेकेंडरी। ठीक है, अभी चलो आगे। एम्स पढ़ेंगे फिर रिकमेंडेशंस पे जाओगे, एम्स के बाद ही रिकमेंडेशंस पे जाओगे, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, एम्स क्या है? बच्चों में कैसा तैयारी करना है? देखो पहला आपका एम्स, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, सिटीजनशिप। तो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप मतलब क्या है बताओ? कैसे नागरिक बनाओगे? कैसे नागरिक बनाने हैं? जो क्या ले सके? लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, और इलेक्शन में वोट दे सके, या फिर जो देश के बारे में सोच सके। तो डेमोग्राफिक मतलब खुद से, खुद के दिमाग से जो सोच सके, ऐसे पर्सन चाहिए। स्क्रीन विजिबल है ना? दिख रहा है ना? ओके, साइलेंट हो ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया। फिर देखो और क्या करना है? डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप। अच्छा, जब भी आपको डेमोक्रेटिक बोला जाए सिटीजनशिप, तो ये नेशनल पॉइंट्स पे आता है। ये नेशनल पॉइंट पे आया। ये कौन से पॉइंट पे आया बताओ? वर्ल्ड सिटीजनशिप, वर्ल्ड बोला गया है, वर्ल्ड है, ग्लोबल और इंटरनेशनल, ग्लोबल और इंटरनेशनल। सो सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप मतलब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बच्चों में, या फिर सब में एक वर्ल्ड सिटीजनशिप जैसे बन सके, या फिर भाईचारा बनाए रखे, सबके लिए सोचे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी बोलो वोकेशनल एजुकेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा बताओ, वोकेशनल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? वुड डिस्पैच से। क्या देखना? वुड डिस्पैच एजुकेशन स्टार्ट हुआ है, एंड आफ्टर दैट महात्मा गांधी जी ने भी बहुत बड़ा किया उसको। उसके बाद इनका भी वही सेम चीज है। अभी जितने टॉपिक्स आएंगे ना, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, ये सारे पॉइंट्स उसमें सेम है। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, देन इम्प्रूवमेंट ऑफ VE मतलब वोकेशनल एजुकेशन, देन इनकलकेट न्यू एटीट्यूड, बच्चों में न्यू एटीट्यूड को भी डालना है, डेवलप पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटी। हो गया। लिख सकते हो कि नहीं? एक दो लाइन करके एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं ना? एक स्टेटमेंट डालना है, जस्ट लाइक लीडरशिप क्वालिटी। सो secondary education commission, secondary education commission we want to provide or we want to produce the leadership quality in children। ठीक है, आप जब भी कोई पॉलिसी लिखे या फिर कोई भी ऐसा चीज लिख रहे हो जहां पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाल सकते, तो आप सोचना आप उसी पीरियड में हो। ठीक है, आप उस पीरियड में है, अभी के पीरियड में नहीं है। आप अभी कौन से पीरियड में है? 1952 टू 53 के पीरियड में है। उस पीरियड का सोच के ही आप लिखेंगे।
ठीक है, तब आंसर्स आपका करेक्ट आएंगे। अभी चलते हैं रिकमेंडेशंस पे। सो इनका एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सा स्कूल सिस्टम है, क्या बोलो? वुड डिस्पैच ने कौन सा टाइप का स्कूल सिस्टम बनाया? फटाफट बोलो। ग्रेडेड स्कूल सिस्टम ना? ग्रेडेड स्कूल। ओके। यहाँ पे कौन सा स्कूल है? मल्टीपर्पज स्कूल्स। मल्टीपर्पज स्कूल्स, मल्टीपर्पज मतलब जो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में, हाँ बहुत सारी चीजें वहां पे कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल क्या था, जनरल एजुकेशन प्लस इंडस्ट्रियल एजुकेशन। इंडस्ट्रियल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन। तब बोलो मल्टीपर्पज स्कूल्स कहाँ पे बनना चाहिए, बिल्ड होना चाहिए? अगर इंडस्ट्रीज से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो कहाँ पर? नियर इंडस्ट्रियल एरिया। बस नियर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। और क्या करना है, हमारा कंट्री कौन सा कंट्री है? एग्रीकल्चरल बेस्ड। एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इन विलेजेस। गांव में एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट जैसा रखना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो सके। और बताओ अगर इंडस्ट्रीज में, छोड़ो कुछ कर नहीं सकते, सो सॉरी। चलो, टेक्निकल सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं अगर इंडस्ट्रियल में काम करना है तो फ्यूचर में? ओके, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करवाना। एंड गर्ल्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट्स को कंपलसरी करना है? होम साइंस। होम साइंस हो गया। सो ये जितना भी 4 पॉइंट्स बोला मैंने, ये 4 पॉइंट्स कुछ आप देखने को मिला है वुड डिस्पैच में, है ना? ये 3 आप वुड डिस्पैच में देख चुके हो, ये 3 आपको वुड डिस्पैच में भी देखने को मिला है। देखो इसी से मतलब मैं कंपैरिजन दिखाते जा रही हूँ ताकि आप भूलो ना चीजों को। ठीक है, ओपन मल्टीपर्पज स्कूल, एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट एंड होम साइंस, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अभी करिकुलम कितने टाइप में डिवीजन हुए हैं? 2 टाइप में। करिकुलम कितने टाइप में डिवीजन हो गए? 2 टाइप में। जैसे महात्मा गांधी का था वही उसी टाइप का स्टाइल है, थोड़ा सा अलग आएगा। क्या है? पहला तो यहाँ पे सेकेंडरी जो स्कूल है, यहाँ पे बोलो 2 टाइप के स्कूल्स हैं कि नहीं? मिडिल स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स। मिडिल स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स। ओके, मिडिल स्कूल्स में हम एजुकेशन का लेवल हाई रख सकते हैं क्या? बहुत? नो, नहीं रख सकते। बस तो इसलिए 2 पॉइंट्स यहाँ पे एंटर्ड होते हैं। पहला है, हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या करना है इनकॉर्पोरेट, क्या हुआ देखो, 3 लैंग्वेज सिस्टम। 3 लैंग्वेज सिस्टम मतलब एजुकेशन सिस्टम में कितने लैंग्वेज में पढ़ाई होगा? 3 लैंग्वेज में। 3 लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, 3 लैंग्वेज को पढ़ाई होगा। अच्छा बताओ, अभी आप लोग जो भी स्कूल में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर आपके प्राइवेट स्कूल्स हो, पब्लिक स्कूल्स हो, वहां पे 3 लैंग्वेज पढ़ाई होता है या नहीं? ये सुनो। ओके, जस्ट लाइक इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम है, ओडिया, हिंदी, ठीक है, मदर टंग जो भी रहा। सो ये 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी, वो चाहे आपके इंग्लिश मीडियम हो या फिर आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हो। सो नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल। देखो अभी इंग्लिश क्या है आपका? इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेशनल आपका ओडिशा का अभी जो भी लैंग्वेज है वो रीजनल आएगा। नेशनल है तो हिंदी आएगा, हिंदी आएगा। बस ये 3 लैंग्वेज में हम पढ़ाई स्टार्ट करें। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिडिल स्कूल्स में इतने साइंस में डिविजन्स नहीं होते थे, तो क्या पढ़ाई होता था ज्यादा से ज्यादा? सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज मिडिल स्कूल्स के लिए। हायर स्कूल्स के लिए देख लेते हैं। हायर स्कूल्स में अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट्स को। पहला पार्ट है कोर सब्जेक्ट्स, कोर करिकुलम बोलेंगे। एक्चुअली मैं बाहर गई, वो डॉग इतना जोर। यस अभी आ रहा है। हाँ मुझे पता है, मैं बाहर खड़े होके पढ़ा रही थी बारांदा में, बट वो डॉग इतना जोर से चलाया मैं घर भाग गई। सो सॉरी, कोई बात नहीं। चल, अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये थोड़ा नेटवर्क इशू, ये बारिश के बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, छोड़ो कोई बात नहीं। अभी कोर करिकुलम एक है, हायर करिकुलम एक है। मतलब हायर क्लासेस के लिए 2 टाइप के करिकुलम रखे गए, एक है कोर करिकुलम, दूसरा है हायर करिकुलम। कोर करिकुलम मतलब क्या होता है बताओ? कोर, बेस, बेस, फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो जो आप लोग पढ़े हो वही सब्जेक्ट्स हैं। देखो हम जो पढ़ के आए हैं वही सब्जेक्ट्स हैं, उतना पूरा लिख लेना है। लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथ्स, क्राफ्ट्स, ठीक है। हायर के लिए क्या है? ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज एक सब्जेक्ट है जहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर, बिहेवियर के ऊपर पढ़ाई होता है। साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस,
ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसको थोड़ा-सा तो याद रखना पड़ेगा। एक आध अगर छूट जाता है तो इट्स ओके, बट जितना याद रहेगा उतना अच्छा है। अभी देखो अभी स्टार्ट होता है मेन चीज़, जो कि आपको पूरा सिर्फ़ इतने ना इसके रिकमेंडेशंस ही हैं। ये सारे रिकमेंडेशंस ही चल रहे हैं अभी तक, एंड मैंने सिर्फ़ इसके हेडिंग्स लिखे हैं। सोचो आप इसको एक्सप्लेन करोगे कितना टाइम जाएगा? तो इसलिए बोल रही हूँ आप कर नहीं पाओगे। तो इस वजह से सारे पॉइंट्स को, हेडिंग्स को याद कर लेना, पूरा पानी कर लो। कंटेम्प्रेरी के पहले 1 दिन छुट्टी है ना? छुट्टी है तो? छुट्टी है ना? गैप है? बस, पूरा आराम से बैठना एंड जो-जो आपको मेंशन किया गया है, जितना आपको दिया गया है एज़ सिलेक्टिव्स, पूरे को आप लिख-लिख के प्रैक्टिस करोगे। जाते वक़्त कॉपीज़ लेके जाओगे आप लोग, ठीक है? ऐसे मत चले जाना, कॉपीज़ लेके जाना, पुराने जितने भी कॉपीज़ हैं, पेन कॉपी पकड़ो एंड लिख के प्रैक्टिस करते हुए जाना। इवन आप लोग ट्रेन में भी बैठ के पढ़ सकते हो, पढ़-पढ़ के जाना। अभी देखो पॉइंट्स क्या है, माइंड थोड़ा-सा चेंज करते हुए पढ़ाई करो। पहला पॉइंट, प्रोविजंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इतना टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रोविज़न होगा। अभी बोलो क्या-क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं? सारे रिकमेंडेशन सेम होते हैं, सारे पॉलिसीज़ में या कमीशंस में, क्या-क्या हो सकती है बताओ? टेक्स्ट बुक इम्प्रूवमेंट चाहिए, टेक्स्ट बुक, एजुकेशन। अभी सुनो, मैं एक ट्रिक देती हूँ, जो-जो एजुकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंट है सबको लिख दो। जैसे हमें फाइनेंस चाहिए, ग्रांटी नेट्स पढ़ते थे, यहाँ पे फाइनेंस पढ़ लो, ठीक है? टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है? टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन टीचर स्टेटस चाहिए, बिल्डिंग्स प्रॉपर होने चाहिए। मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ, इसी के अंदर सारे पॉइंट्स हैं। मैं जो जानती हूँ एजुकेशन सिस्टम में चाहिए उसको, ऐसे सोच लो आप एक स्कूल के टीचर हो एंड आप क्या क्या रिफॉर्म करना चाहते हो, तो उसमें ही आपको 7-8 पॉइंट्स खुद ही मिल जाएंगे। बच्चों को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सको उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए, इंप्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक, इंप्रूवमेंट इन मेथड्स, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, प्लस आपको और क्या चाहिए, बिल्डिंग प्रॉपर चाहिए, एंड प्लस करिकुलम चाहिए कि नहीं? करिकुलम, प्रॉपर करिकुलम, ठीक है? प्रॉपर करिकुलम चाहिए। ओके, अभी देखो पॉइंट्स है कि नहीं। प्रोविजंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, इंप्रूवमेंट इन मेथड्स, इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। बोलो कितना एग्जामिनेशन होगा सेकेंडरी एजुकेशन में? ओनली वन। सेकेंडरी एजुकेशन में कितने एग्जाम्स होंगे? ओनली वन, एक एग्जाम होगा, ठीक है? कितना एग्जाम्स होने हैं? एक ही एग्जाम होगा, मतलब बोर्ड जो रहेगा कंडक्ट करने के लिए एग्जामिनेशन, एक ही एग्जाम होगा। अच्छा, अभी बोलो क्या बोलते हैं उसको, कंपार्टमेंटल। कंपार्टमेंटल होते हैं ना एग्जाम्स, सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी एग्जाम्स और सप्लीमेंटरी। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर बच्चा कोई बैक लगाता है या फेल होता है तो उसके लिए विद इन 2 to 3 months क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा। टीचर स्टेटस में क्या इंप्रूव करोगे बताओ? टीचर स्टेटस में क्या इंप्रूव करना है? क्या हम टीचर्स ट्रेनिंग दें? ज्यादा देना चाहिए। अभी इसको क्या बोलते हैं पता है, बहुत अच्छा वर्ड मुझे लगता है, हैंडसम सैलरी, ठीक है? और कुछ नहीं, हैंडसम सैलरी, ठीक है? अभी क्या था, कल ही हमने पढ़ा था, कल नहीं परसों, नो वर्क नो पे। तो सेम वर्क सेम पे, सेम ही चीज हुआ ना, नो वर्क नो पे, दैट इज इक्वल्स टू सेम वर्क सेम पे। अगर सेम काम करते हैं तो सेम पैसा भी मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी बोलो टीचर्स को गांव-गांव भेज के वहां पे पढ़ाई करवाना, मतलब स्टडी को चालू रखना है। तो क्या टीचर्स को जो भी असुविधाएं होंगी, जैसे कि उनको घर चाहिए या खाना पीना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो डिफिकल्टी सॉल्व होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सेपरेट कमिटी टू रिमूव डिफिकल्टीज। अभी और क्या क्या मिलता है, अभी के टाइम पे जो जो मिलता है ना सेम चीज है, पेंशन, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है? प्रोविडेंट फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस। आज के टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलते, उसका नाम चेंज हो गया, टीएडीए एंड प्रोविडेंट फंड ही मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस कहीं कहीं पे गवर्नमेंट का अगर हुआ तो मे बी मेडिकल इंश्योरेंस बन सकते हैं। ओके, वही आज के टाइम पे है। रिटायरमेंट कब होता है? देखो ये अभी का सारा चल रहा है, तो 60 नहीं, उस पीरियड में 60 ही है, 60 ही है, एंड इसको अभी इम्प्रूव करने का चल रहा है, 62 करने का चल रहा है, ठीक है? अभी के लिए मैं बोल दूं एसएससी में 60 इयर्स है, ठीक है? रिटायरमेंट, फ्री मेडिकल सर्विसेज, ठीक है? एंड और एक नियम था कि टीचर्स के जो भी बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टीचर्स ट्रेनिंग जो होता था आज के टाइम में भी है कि नहीं बताओ? +2 बेसिस में, +2 करके भी ट्रेनिंग दिया जाता था, एंड ग्रेजुएट करके भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, दोनों टाइप का है ना, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी। तो वो बेसिस पे देखो, ये जूनियर क्लासेस के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए, दोनों के लिए मेंशन्ड है, ठीक है? अभी अगर मैं गांव में भी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ
तो उनको हार्वेस्टिंग पीरियड में हमें छुट्टी देना पड़ेगा। हम सेशन का ड्यूरेशन देखेंगे अभी, ड्यूरेशन भी देखेंगे। अच्छा, ड्यूरेशन कितना महीने का होना चाहिए? महीना छोड़ दो, 200 डेज़ काउंट कर लो। टू ओके, 200 डेज़ काउंट कर लो, मतलब आउट ऑफ 365 200 डेज़ होना चाहिए। मिनिमम बच्चों को छुट्टी कितना दिन दे सकते हैं हम लोग पूरे सेशन में? कितना दिन वो लीव ले सकता है? 10 टू 15 डेज़। कितना ले सकता है? 10 टू 15 डेज़ का वो लीव ले सकता है। लीव ले सकता है, कोई भी रीज़न से वो लीव ले सकता है, बाय चांस की वजह से। स्कूल ओपन रहेंगे 200 डेज पर ईयर, रूरल क्लोज फॉर, मतलब रूरल स्कूल्स क्लोज रहेंगे 7 दिन के लिए, जब मतलब जो क्या बोलते हैं सोइंग, मतलब बीज रोपण किया जाता है ना उस पीरियड में, एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है। नंबर ऑफ हॉलीडेज शुड बी रिड्यूस्ड, हॉलीडेज का टाइम कम कर दिया गया, बिकॉज अगर हम लोग समर वैकेशन देते हैं एंड हार्वेस्टिंग के पीरियड में भी छुट्टी देते हैं, देन और पीरियड क्या चाहिए कि और हॉलीडेज हम दें। ठीक है। और क्या है, स्टूडेंट्स लीव हो गया। एंड और एक पॉइंट था, दैट इज, अच्छा, 35 आवर्स पर वीक टीचर्स एंगेज रहेंगे। 35 आवर्स पर वीक बोला गया। तो संडे क्लासेस नहीं है। अभी बताओ, 6 दिन में कितने घंटे हुए? 6 दिन में कितने घंटे हुए? नियर अबाउट 6 आवर्स। नियर, ओके, नियर अबाउट 6 आवर्स हो गए। चलो, यहाँ पे एक पॉइंट आपका बाकी था, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन मैथड्स में। जब भी आप मैथड्स इंप्रूव करना चाहते हो, सो हमें क्या करना पड़ता है? आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके काम के लिए, आपका काम कौन सा है अभी? पढ़ाई करना। उसके लिए आपके अंदर प्यार होना चाहिए। मेरा काम क्या है? टीचिंग मैं दे रही हूँ आपको, तो टीचिंग के लिए मेरा प्यार होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो लव फॉर वर्क। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनकलकेशन ऑफ डिजायरेबल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। आप में मैं जो भरना चाहती हूँ, मैं छोटे बच्चे सोच के भर रही हूँ कि डिजायरेबल वैल्यूज एंड एटीट्यूड भरना चाहती हूँ। रियल अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट मत लिख देना, गलती से लिखा गया कि रियल अटैचमेंट, मतलब क्लोजनेस, आपके साथ मेरा कनेक्शन बनेगा अगर आप, मैं पढ़ाती हूँ तो कनेक्शन बनेगा। क्लियर थिंकिंग, बच्चों में थिंकिंग पावर को क्लियर करना है, एक्सप्रेशन को क्लियर करना है। और क्या है, इंडिविजुअल सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, बच्चों के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स आप सिलेक्ट करोगे। को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्रोविजंस रहेगा, लाइब्रेरीज के लिए प्रोविजंस रहेगा। अच्छा, अभी बताओ, टेक्स्ट बुक अगर बनाना है, एससीईआरटी एनसीईआरटी अभी तक नहीं आया है, एससीईआरटी एनसीईआरटी नहीं आया है। सो कौन कौन रहेंगे उस पीरियड में? हाई कोर्ट के जो जुडिशियरी मेंबर्स होते थे ना, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन होते थे, तो वहां से एक पर्सन रहेगा। एक पर्सन रहेगा एजुकेशन सिस्टम से, एंड सोसाइटी में जो काम करे सोशलिस्ट होंगे, वहां से 2 पर्सन रहेंगे। और उसे छोड़ के भी हायर लेवल्स के जो कमिटीज बनाते हैं, वहां से 1-2 पर्सन रहेंगे। तो टोटल 7 मेंबर्स मिलके टेक्स्ट बुक कैसे बनेगा, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, किस टाइप का बुक्स होंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कल्चर्स के बारे में रहेगा कि नहीं, सबके बारे में मेंशन होता था। ठीक है। और क्या है ना, प्रोविजंस फॉर बिल्डिंग फॉर्मेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग बनाने के लिए प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग क्लासरूम्स होने चाहिए, एंड क्लासरूम्स में एटलीस्ट एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स भर सके, या 40 स्टूडेंट से कम होने से चलेगा, मतलब लास्ट लिमिट इज 40। इतना याद रखना है। उसके लिए फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करेगा। इतना याद रखना है। हुआ? होगा?